हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान का क्विक रिवीजन समाप्त करने वाले हैं। ठीक, आज ये समाप्त हो जाएगी और कल रसायन विज्ञान का क्विक रिवीजन करेंगे और ये अगर खत्म होगा तो जीव विज्ञान का क्विक रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का क्विक रिवीजन करेंगे। तो जो चालू किए थे वो धीरे धीरे अब हम लोग नजदीक पहुंच रहे हैं, क्विक रिवीजन के बहुत करीब पहुंच गए हैं कि समाप्त हो जाए। ठीक, तो अगर ये ज्यादा आप लोग को अगर शॉर्ट लग रहा है, वैसे तो मेरी कोशिश है कि ज्यादा शॉर्ट ना लगे, लेकिन वैसे आप लोगों को अगर शॉर्ट ज्यादा लग रहा है तो अगर आप इस शॉर्ट वीडियो से अगर आप रिकॉल नहीं कर पाते तो आप रेगुलर क्लास वाला वो जो लिखे होंगे वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि रिकॉल नहीं कर पाएंगे तब। अगर कर पा रहे हैं ये वीडियो देखे तब तो एकदम मस्त है, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। वैसे वैसे मेरी कोशिश रहे कि मतलब 40 या 36 मिनट की जो वीडियो है उसमें 4 वीडियो था, उसमें लगभग सारे टॉपिक जो इंपोर्टेंट है वो सारे कवर कर लिए जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। ठीक, चलिए चालू करते हैं। आज प्रकाश से चालू करेंगे। तो पहले ये देखेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक, और ये विकिरण ऊर्जा है और ये द्वैत मतलब दो इसके गुण दो प्रकृति के होते हैं, एक तरंग एक कण। ठीक, और इसकी निर्वात में देखें, इसकी चाल पूछा जाता है, निर्वात में इसकी चाल कितनी है तो 3 गुने 10 की पावर 8। ठीक, और ये सीधी रेखा में चलती है और वस्तु को दृश्यमान बनाता है। और इसके बारे में अगर और पता चले तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर पूछे कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये प्रकाश क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग है या या क्या कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग है? बताइए प्रकाश कौन सी तरंग है? ठीक, तो इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, बताइए ये आपके लिए क्वेश्चन हुआ, अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग? ठीक, या एक ऑप्शन इसमें ये भी होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, ये 3, इस 3 में से एक होगा। तो आप बताइए किसी माध्यम प्रकाश की चाल, ये उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला अब नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था। प्रकाश का परावर्तन का नियम देखें तो किसी प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। मैंने भाई यहाँ ये ना लगा दी, मतलब एक ऐसा एक शीशा लगा दिया। ठीक, और इधर से प्रकाश एक आया और यहाँ टकराया, फिर रिटर्न हो गया, तो वापस लौट नहीं करना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाया। ठीक, और ये देखें इसके नियम के बारे में देखें तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये जो किरणें मतलब सूर्य की किरणें आ रही है यहाँ से टकरा के परावर्तित होती है, वो आपतित किरण और परावर्तित किरण के ये जो कोण बनते हैं ना, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। ठीक, और ये देखते हैं आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पे होते हैं। तो देखिए आपतित किरण आपतन कोण आपतन बिंदु के अभिलंब पर तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होती है। ये अगर वहां सेंटेंस दे दे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तहत तो ऐसे करके एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। तो ये याद रखने योग्य बात है, याद रख सकते हैं ये। ठीक, अब ये देखते पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में अगर देखें तो प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब ये सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो मतलब क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या दूर चली जाती है। ये आप लोग सोचिए क्या होगा,
यह आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। ठीक, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। ठीक, ये देख लेंगे। और ये देखते हैं, अब अपवर्तित किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। जो अपवर्तित किरणें होती है वो सघन माध्यम में वापस ही लौट जाती है। यह सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जब ये सघन से विरल में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर चली जाती है। और यही अगर विरल से सघन में आती है तो ये अभिलंब के पास आ जाती है। ठीक, और इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण अनुप्रयोग पूछे न कि इसके परिभाषा पूछे जाते। इसके अनुप्रयोग फेमस है, अनुप्रयोग ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक क्यों होता है, तो इसका कारण ये है। तो कारण और व्याख्या वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, मतलब इसके कारण ये बनता है। ठीक, तो ये भी वैसा क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं इसको उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो देखिए, तो मृचिका की घटना, ये क्या कहते हैं, जब देखेंगे जब धूप का समय रहता है, जब तेज धूप रहती है तो सड़क पे कहीं ना दूर से अगर कहीं दूर देखा जाए तो वहां लगता है कि वहां पानी है, लेकिन वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो ऐसा विजुअल दिखता रहता है, बट वहां पानी नहीं रहता है। तो इसे मृचिका की घटना कहते हैं। ठीक, जैसे कटे हुए हीरे का जगमगाना, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर में संचरण देखें तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। और ये एंडोस्कोप कार्य, एंडोस्कोप कार्य, ये देखिए तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होते हैं। ये एंडोस्कोप का मतलब कोई मशीन लेके मतलब शरीर के अंदर ले जाता है उससे देखने के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अगर देखें तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होने की यह घटना है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन है। इसमें भी ये है कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब ये ध्यान रखें, जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और वही अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक, और अपवर्तन के उदाहरण देखें तो जल में डूबी छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। जब जल में कोई छड़ ऐसे डूबा हुआ है तो उसका मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, बट वो मुड़ा नहीं होता, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारों का टिमटिमाना, जल में पड़े सिक्कों का अपनी वास्तविक जगह से ऊपर दिखना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण है। तो ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, किसे कहते हैं, ये नहीं पूछेगा, इसके अनुप्रयोग पूछेंगे। ऐसे करके निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये किसके उदाहरण है कि जल में पड़े सिक्कों का अपना वास्तविक जगह से ऊपर दिखाई देता है। तो उसमें एक ऑप्शन होगा प्रकाश का अपवर्तन, होगा कि नहीं होगा, उसमें आंसर एक बताइए। तो इसका ये आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बदल जाता है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्घ्य आवर्त काल जो होता है, जल लगा हुआ समय, वो बढ़ जाएगा, लेकिन बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक, इकाई प्रति इकाई सेकंड वाला है, वो आवृत्ति नहीं बढ़ेगी। ठीक, बस इसका मतलब वो अपवर्तन का क्या मतलब व्याख्या, वो ध्यान रखें। एग्जाम्पल कुछ भी एग्जाम्पल बनाए तो आप वहां सोच सकते हैं। ठीक,
और इसका एक एग्जाम्पल ये जब जल से भरा बाल्टी का तल हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखता है। ठीक, अब प्रकाश के परिकिरण के बारे में देखें तो ये छोटी तरंग दैर्घ्य। प्रकाश के परिकिरण के बारे में देखें तो वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का बिखराव। ठीक, और छोटी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का परिकिरण अधिक होता है। छोटी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का परिकिरण अधिक होता है। ये तरंग दैर्घ्य वाला बात आगे आएगा, वो बेहतर से समझेंगे। परिकिरण देखिए तो परावैंगनी के रंग के प्रकाश सबसे अधिक एवं लाल रंग के प्रकाश सबसे कम होता है। तो तरंग दैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है, वहीं पे परिकिरण सबसे कम बैगनी का अधिक, परिकिरण सबसे ज्यादा बैगनी का और परिकिरण सबसे कम लाल रंग का। ठीक, तो तरंगदार और परिकिरण वाला याद रखेंगे। ठीक, और इसके परिकिरण का उदाहरण अगर देख ले, प्रकाश के परिकिरण का अगर उदाहरण देखें तो वातावरण में प्रकाश का बिखराव, आकाश का नीला दिखाई देना, वातावरण में प्रकाश का बिखराव और आकाश का नीला दिखाई देना, ये सब किसके उदाहरण है? तो प्रकाश के परिकिरण के उदाहरण है। और ये ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो धूल कणों के द्वारा वो तरंगदार किरणें बिखर जाती है। ठीक, तो इस क्रिया को ही प्रकाश का परिकिरण कहा जाता है। ठीक, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, ये भी एग्जाम्पल किसका है? तो प्रकाश के परिकिरण का ही उदाहरण है। ठीक, और ये लाल प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है, ये तो देख ही लिए। और वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष का काला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के परिकिरण के कारण, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जो धूलकण वहां पे होगा। ठीक, तो ये ध्यान रख लेंगे। हाँ, ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब ये जैसे पूछते हैं ना कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका कम है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसका कम है, किसकी भेदन क्षमता ज्यादा है, किसकी भेदन क्षमता कम है, ऐसे पूछता है कि नहीं पूछता है? बताइए। तो देखते हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंट्रोवेव और लाइट, जैसे विजियोर है, अब अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, वाई रे, तो मतलब ये क्रम से दिया हुआ है। और इसे बस एक चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे कि अगर इधर से रेडियो वेव से अगर गामा रेज की तरफ जाए तो उसका वेवलेंथ कम होगा, वही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वही एनर्जी बढ़ेगी, वही भेदन क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। ठीक, तो पहले वेवलेंथ भाई किसे कहते हैं? तो तरंगों द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो अगर वेवलेंथ देखें तो तरंगों के द्वारा तय की गई दूरी क्या हुआ? तो वेवलेंथ होगा, इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। ठीक, वही दो शीर्ष और दो गर्द के बीच की दूरी, जैसे ऐसे अगर चित्र देखा जाए तो ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये इसके बीच की दूरी। ठीक, तो वेवलेंथ ये हुआ। ठीक, तो यहां पूछा जाए कि रेडियो वेवलेंथ किस सबसे ज्यादा किसकी है? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इससे कम माइक्रोवेव। अगर घटते क्रम और बढ़ते क्रम में भी अगर एग्जाम में पूछे तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इधर इससे कम होगा इंट्रोवेव, इससे इधर होगा वेवलेंथ कम, विवग्योर। तो आप ये याद रखेंगे, विवग्योर उल्टा मतलब लिखा हुआ है, आज से रेड हुआ, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका है? तो लाल का। इससे कम किसका है? तो ऑरेंज का। इससे बाद येलो का, इसके बाद ग्रीन का, इसके बाद ब्लू का। ठीक, और इसके बाद देखें तो वायलेट। ठीक, आई भी ऐसे करके याद रख लेंगे। तो ये विवग्योर लिखा हुआ है, और ये इसके बाद अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ कम, और सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम तरंग दैर्घ्य देखिए किसका होता है? ये तो अगर कलर में देखें तो बैगनी का। ठीक, और और इस क्रम में देखिए एक वाई, तो सबसे वेवलेंथ कम होगा वाई रे। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, तो एक निश्चित बिंदु में 1 सेकंड में पार की गई
तरंगों की कुल संख्या, एक सेकंड में जितनी तरंगे पार करेगी उसकी कुल संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पूछा जाए किसका है, तो वाई रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक। और सबसे कम किसका है, तो रेडियो। तो अगर इधर से इधर जाएंगे तो इधर घटते अधिक बढ़ते जाएगा, तो इससे ज्यादा ये हुआ, इससे ज्यादा ये हुआ, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का ही हुआ, ठीक। और इधर कलर में देखिए, कलर में अगर अलग से देखें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है, तो बैगनी का, और वही सबसे कम किसका है, तो रेड का। सबसे ज्यादा और सबसे कम याद रखें, ठीक। और वही एनर्जी देखे कलर में, तो एनर्जी सबसे ज्यादा बैगनी का, और क्या कहते हैं, और सबसे कम रेड का। और भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका है, तो बैगनी का, ठीक। और वही सबसे कम भेदन क्षमता रेड का, ठीक। और इधर देखिए तो रेडियो माइक्रोवेव में तो ये क्रम लगा हुआ है। अगर क्रम लगाने के लिए भी तो भी याद रखेंगे इस चार्ट के माध्यम से, अगर कलर के माध्यम से पूछे तो वो भी याद रखेंगे, तो इससे समझने में आसानी होगी, ठीक। चलिए अब अगले पे चलते, वर्ण विच्छेदन। अगर वर्ण विच्छेदन की बात की जाए तो श्वेत प्रकाश के अपने अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की क्रिया वर्ण विच्छेदन कहलाता है। तो एक प्रिज्म से अगर जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म प्रिज्म के साथ अगर पार करवाया जाए तो ये 7 कलरों में विभक्त हो जाती है, ठीक। 7 कलरों में विभक्त, और 7 कलर अगर देखें तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ठीक। तो ये 7 कलर। प्रिज्म से वर्ण विच्छेदन द्वारा प्राप्त रंगीले प्रकाश किरणों का क्रम अगर देखें तो वही भीव की ओर, आधार से ऊपर की ओर, मतलब आधार मतलब नीचे से ऊपर की ओर है क्रम। अगर क्रम पूछे तो अगर क्रम पूछता है बीबीएससी क्रम अगर पूछेगा तो भीव की ओर, याद रखेंगे ऐसे करके। अब देखिए लाल रंग की प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता, सबसे अधिक होता है, सॉरी सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वहीं पे देखें बैगनी रंग का प्रकाश तरंग सबसे कम होता है, ठीक। ये याद रख लेंगे। अब आगे दर्पण 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 की बात अगर देखें तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक। गोलीय दर्पण को 2 भागों में विभक्त किया जाए तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में विभाजित किया जाएगा, ठीक, बांटा गया। तो अगर देखें अवतल दर्पण के बारे में अगर देखें तो ये वास्तविक, निगेटिव और अभिसारी दर्पण इसे माना जाता है, ठीक। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ये देखिए इसके बारे में, और इसके मतलब ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, और आभासी, सीधा और बड़ा बनाता है। और ये कब बनाता है, तो ये देखिए यदि वस्तु का फोकस दूरी के अंतर्गत, अगर वस्तु को फोकस दूरी के अंतर्गत रखा जाए तब आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। अगर वही फोकस दूरी के बाहर रखा जाए तो वही वास्तविक उल्टा बनाएगा, ठीक। तो ये याद रख लेंगे। और ये अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और इसका उपयोग देखिए तो ये दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग, डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक। वही सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और मेकअप, शेविंग मिरर, ठीक, इस सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सैलून में कौन सा लगा रहता है, आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में। जो सैलून में जाते हैं वो अनंत पिक्चर दिखता रहता है आगे पीछे, अगर दो दो लगा दे वो शीशा, एक आगे एक पीछे, तो अनंत पिक्चर दिखने लगता है। वो कौन सा दर्पण रहता है, वो सैलून में जो लगा रहता है, जो दाढ़ी बनाते आप लोग जाते हैं, वो कौन सा रहता है बताइए। ये मेकअप, ये तो घर का मिरर हुआ जो घर में यूज करते हैं, लेकिन वो मिरर कौन सा हुआ आप ये बताइए, ठीक है। उत्तल दर्पण देखें तो ये पॉजिटिव, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और छोटा रहता है उसका प्रतिबिंब, ठीक। और ये देखें तो ये दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण, ठीक, ये ध्यान रखेंगे।
और इसका उपयोग देखें तो वाहनों में पार्श्व दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और सड़क मोड़ पर सड़क मोड़ पे भी लगाया जाता है मोड़ को देखने के लिए, तो ये भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि छोटा वहां पर उधर से कोई चीज आ रहा है तो छोटा प्रतिबिंब बना के दिखाता है। हमें ये हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा, तो उत्तल दर्पण, ठीक, स्ट्रीट लाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक। अगर आप लेंस की बारे में बात करें तो दो प्रकार के लेंस, एक तो उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। जो जो एग्जाम्पल अपन लोग मतलब जो देखे थे, मतलब जैसा पिक्चर अवतल दर्पण का बन रहा था वैसे उत्तल दर्पण उत्तल लेंस का बनेगा, ठीक, इसमें लेंस में। तो वहां अवतल दर्पण को अभी सारी कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ उत्तल लेंस को अभी सारी कहा जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव बने, पॉजिटिव पिक्चर बनेगा, ठीक। और ये प्रतिबिंब देखे तो सामान्यतः वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस दूरी के अंतर्गत रखा जाए तो ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब, और वही अगर दूर रखा जाए तो आभासी नहीं उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा अगर दूर रखा जाए तो, ठीक। और इसका उपयोग देखिए तो प्रोजेक्टर पर पर्दे पर उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में वस्तुओं के वही एफ के अंतर्गत रखा जाए तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और वही दूर रखा जाए फोकस दूरी से तो वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। ये है। अवतल लेंस की बात करें तो ये निगेटिव प्रतिबिंब बनाएगा और ये अपसारिक लेंस कहलाएगा, ठीक। और ये हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, और इसका उपयोग देखिए तो कैमरे, प्रकाश फैलाने वाले फ्लैश लाइट में, जो फोन का फ्लैश लाइट होता है इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का, ठीक। ये देख ली, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक। तो ये याद रखेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है अगर क्षमता पूछे, अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मानना चाहिए, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक। और वही दर्पण पूछे तो उल्टा हो जाएगा। यहां देखते लेंस की शक्ति का मापन देखें तो डायोप्टर में किया जाता है, ठीक। और धूप के चश्मे की शक्ति 0 डायोप्टर की होती है, ठीक। तो मेरा आंख खराब नहीं है भाई, मेरा भी 0 डायोप्टर का लेंस है, ठीक। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी माना जाता है, तो 25 सेंटीमीटर। और मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे, तो रेटिना पे, ठीक। और जो दोष होता है मतलब, तो उस दोष के बारे में देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता की स्थिति कैसे आता है और निवारण इसका कैसे किया जाए, तो उसके बारे में अगर देखें, दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में वस्तु को निकट की वस्तु स्पष्टता दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही देखें तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और निवारण में देखें तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है, कारण और व्याख्या वाला क्वेश्चन बना के ये दे देगा, मतलब कारण और निवारण वाले में क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि नहीं, निवारण उत्तल लेंस या अवतल लेंस देखिए बनाया जा सकता है। और इस यहाँ पे एक ध्यान क्वेश्चन एक यहाँ पे और एक बनता है कि ये लेंस फोकस हाँ, ये देखे तो अगर निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो निदान के लिए तो पता है कि उत्तल लेंस का उपयोग कर लेंगे, वो इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी। तो इसमें क्या कारण से ऐसा हो जाता है, ठीक, कारण क्या रहता है, किस कारण से हो जाता है, तो ये देखें तो यहाँ आंख की फोकस पावर देखे, ठीक, और फोकस देखे तो इसका कारण इसको तुलना करके क्वेश्चन बनाया जाता है। आप घटना चक्र में देखे होंगे कि पावर बढ़ने के कारण, फोकस दूरी कम होने के कारण, ठीक, तो ये कैसे होता है, तो ये बताएं, तो ये बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष,
तो दूर दृष्टि दोष देखने के लिए हमें अगर सोचे तो हमें दूर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोकस, मतलब फोकस ज्यादा देना पड़ेगा, ना कि पावर। अगर अगर सोचे ऐसे तो मतलब दूर देखने के लिए मुझे फोकस, मतलब ऐसे करके आंख तानना पड़ेगा, है कि नहीं, तो फोकस करना पड़ेगा। पावर पावर रहना चाहिए, बट वो उतना उस पर जोर नहीं दिया जाता। तुलनात्मक, तो अगर दूर दृष्टि दोष देखें तो हम फोकस अधिक होनी चाहिए, ठीक, और पावर कम, ठीक। ये यही कारण है कि आंखों की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और पावर कम हो जाता है। इसका रेटिना, यही कारण है, मतलब दूर दृष्टि दोष का, ठीक। तो चाहिए हमें फोकस भी और पावर भी दोनों, बट ये यही उल्टा हो जाता है इसमें दूर दृष्टि दोष में। तो अगर ऐसे करके फोकस करेंगे तो फोकस बढ़ जाता है और पावर कम हो जाती है, दूर दृष्टि दोष कहलाया, मतलब दूरदृष्टि के कारण, जिसके कारण क्या कहते हैं, ये डीना अपने नियत स्थान से आगे प्रतिबिंब बना देता है, इसीलिए इसे दिखाई नहीं देता, ठीक। और यहाँ देखिए निकट दृष्टि, तो मायोपिया जिसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसके निवारण देखें तो अवतल लेंस के द्वारा किया जा सकता है, ठीक। और इसमें देखें तो इसके कारण में देखें तो इसके पावर बढ़ जाते हैं, ठीक, और इसके फोकस कम हो जाते हैं, ठीक। तो पावर याद रखने के लिए पावर बढ़ जाए, मतलब मुझे निकट की वस्तु देखने के लिए यहाँ पे यहाँ बोल रहा है निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें फोकस चाहिए, ठीक, और ज्यादा फोकस चाहिए, जो पिछले में बताए थे। और वही निकट और ये फोकस चाहिए तो फोकस कम हो जाता है और पावर बढ़ जाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और यहाँ पे देखें दूर दृष्टि में दूर की वस्तु देखने निकट की वस्तु देखने के लिए हमें यहाँ बोला कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं रहा, तो हमें निकट की वस्तु देखने के लिए फोकस ज्यादा नहीं चाहिए बल्कि पावर ज्यादा चाहिए, ठीक। तो ऐसे करके याद रख लेंगे। और इसके मतलब इस कारण से पावर बढ़ जाता है और फोकस कम हो जाता है, इसके कारण से देखें तो रेटिना अपने नियत नियत स्थान से पीछे चला जाता है, जिसके कारण वो प्रतिबिंब वहां बना देता है, ठीक। अब तरंग दैर्घ्य के बारे में देखें, अनुदैर्घ्य तरंग, तो ये माध्यम के कणों के कंपन तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होता है, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। इसके उदाहरण पूछे जाते, ध्वनि तरंग, स्प्रिंग से उत्पन्न तरंग, ये सब अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण है, ठीक। तो इसका उदाहरण पूछे जाते, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक। और अनुप्रस्थ देखें, अनुप्रस्थ तरंग, तो माध्यम के कणों का कंपन तरंग के दिशा के लंबवत होता है। यहाँ ध्यान रखेंगे लंबवत और वहां पे समानांतर, ये ऐसे करके वहां अगर स्टेटमेंट दे दें तो वहां कंफ्यूजन बनता है। उदाहरण देखें तो रस्सी में उत्पन्न तरंग, पानी में उत्पन्न तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। ये समानांतर चलेगी और ये लंबवत, अरे ऊपर नीचे भाई, वही लंबवत ऊपर नीचे, और ये समानांतर चलेगी, ये समानांतर जैसी ऐसे समानांतर चलेगी, ये समानांतर चलेगी, ठीक। और ये ऊपर नीचे चलेगी लंबवत, ठीक। यही ऊपर नीचे हुआ। अब तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है जो अभी देखें। और सामान्यतः वायु में चाल देखें तो 330 मीटर पर सेकेंड इसका होता है, ठीक। और संचरण के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखें। ये ठोस में अधिकतम गति करता है, ठीक। तो ठोस में ही अधिकतम गति करता है। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो ठोस में, और सबसे कम गैस में। और इसके मात्रक देखिए तो डेसिबल हुआ। और ध्वनि आर्द्रता बढ़ने पर गति बढ़ जाती है, तो आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि तरंग की आर्द्रता बढ़ने पर गति ध्वनि की बढ़ जाती है या घट जाती है, तो बढ़ जाती है, ठीक। ध्यान रखेंगे। ध्वनि तरंगे देखें, ध्वनि तरंगे के बारे में देखें तो ध्वनि तरंगे की आवृत्ति परिसर, तो इसे अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे, तो
पहले ये जान लेते इसे कहते कहते किसे हैं, तो श्रव्य तरंगे देखिए, तो मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता मतलब सुनने का परिसर लगभग क्षमता देखिए तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक। और मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंग को नहीं सुन सकता, क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती, ठीक। और ये कौन सुन लेता पता है? कुत्ता। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों की आवृत्ति इतनी अधिक हो जाती है कि कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता कि वो इन तरंगों को ग्रहण कर सके, इस कारण से ये नहीं सुन पाता। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक। तो ये 20 हर्ट्ज से कम को नहीं सुन सकता, नहीं कम मतलब, तो उसे क्या कहेंगे? अपश्रव्य कहेंगे। श्रव्य को 20 से 20,000 हर्ट्ज और प्राश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले, ठीक। तो ये तो इसी में आ गया। अब प्राश्रव्य तरंग से उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जाती है चमगादड़, डॉल्फिन आदि द्वारा। देख लेते हैं भाई इसके बारे में भी। प्राश्रव्य, ठीक। तो किसके द्वारा ये प्राश्रव्य तरंगे मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली, तो चमगादड़, डॉल्फिन आदि द्वारा ये सुने मतलब ये सुने जा सकते हैं, ठीक। और ये देखते हैं, ये भी जान ही लेते हैं अवसर्व तरंगे बार 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवसर्व ध्वनि कहते हैं। हुएल, गैंडा, हाथी अवसर्व ध्वनि के परिसर ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, ये उत्पन्न करते हैं, ठीक। तो हुएल, गैंडा, हाथी अवसर्व ध्वनियां परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करती है, ठीक। ये प्राय देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं। वास्तव में भूकंप मुख प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अपसर्प ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो समृद्ध जंतुओं को समाधान कर ये उत्पन्न भी करते हैं और सुन भी लेती है, ठीक। तो पराश्रव तरंगे चमगादड़, डॉल्फिन आदि सुन ले भी लेते हैं और उत्पन्न भी करते हैं, ठीक। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो किसी का पराश्रव्य ध्वनि द्वारा, पराध्वनि द्वारा, ठीक। तो ये तकनीक क्या कहलाता है? ईसीजी, ठीक। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? तो ईसीजी किसके द्वारा? कौन सी ध्वनि? तो पराश्रव्य ध्वनि, ठीक। इसका उपयोग ध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि का गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों से तोड़ने के लिए भी किया जाता है, और ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए सोनार के बारे में, ये एक ऐसी युक्ति है जिसके जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक। देखिए ध्यान रखें, इसके उदाहरण एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, ये पूछा जाता है, आप गणना चक्र में देखे भी होंगे, ठीक। और इसके मात्रक डेसिबल, ठीक। और देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कान, प्रिय और मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया। ये 45 डेसिबल से अगर ज्यादा हुआ तो ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। अब चाल देखे ध्वनि की, तो सबसे ज्यादा नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ा है ना, बढ़ा। तो सबसे ज्यादा ठोस स्टील में ध्वनि की तरंगे होगी। इसके बाद लोहा, ठोस में भी देखो स्टील में सबसे ज्यादा। एक मिनट भाई, इसमें डाटा उल्टा पुल्टा दिया, 6420, 5960। एक मिनट रुक जाना भाई। तो एल्युमिनियम में देखें तो 6420 मीटर पर सेकेंड है, इससे ज्यादा तो सबसे ज्यादा इसमें है, ठीक। और अगर इसके बाद देखें तो स्टील में है, इसके बाद लोहा में, लोहा का, ठीक। और इसके बाद देखें तो समुद्र जल, इसके बाद देखें तो हाइड्रोजन, इसके बाद देखें तो वायु। और ये टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सी पे इतना, और 0 डिग्री सी पे वायु 331, ठीक। ध्वनि की चाल तो सबसे कम गैस वायु में, सबसे ज्यादा ठोस में। ये ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं, ये तो कितने बार देख लिए। अब ये देखते हैं कि मतलब कि ये पूछा जाता है ना कि 13 से 20
तीव्रता वाली डेसिबल किसके अंतर्गत आता है? साधारण बातचीत, फुसफुसाहट, गुस्से में बातचीत, ट्रक, मोटरसाइकिल, यंत्र। ठीक, तो ये याद रखना इंपोर्टेंट है कि नहीं? ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, बताओ भाई। तो यहाँ देखते हैं कि अगर फुसफुसाहट मतलब कान में फुसफुसाते हैं तो कितने डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि निकलती है? तो 15 से 20। ठीक, और जब हम साधारण बातचीत करते हैं, साधारण बातचीत, तो इससे 30 से 60 डेसिबल तीव्रता वाली ध्वनि निकलती है। वही गुस्से से बातचीत करते हैं, वही गुस्से से बातचीत करेंगे तो 70 से 80 तीव्रता वाली ध्वनि निकलेगी। वही ट्रक और मोटरसाइकिल की से जो ध्वनि निकलती है उसकी तीव्रता कितनी होती है? तो 90 से 95। ठीक, इसे मन मतलब अंदर से इरिटेट हो जाता है, इतना क्यों आवाज आ रहा है कि नहीं? और यंत्र कारखाने, ये 100 से 110 तीव्रता वाले ध्वनि उत्पन्न करते हैं यंत्र कारखाने। ऑर्केस्ट्रा, जो आप समझ रहे हैं, ठीक वही, मतलब ऑर्केस्ट्रा, नाच गाना बजनिया जो भी हो, साउंड बॉक्स वाला जो भी कार्यक्रम हो, तो उसमें 160 से 120, मतलब 110 से 120 की तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न होती है ऑर्केस्ट्रा से, या मतलब जो साउंड बॉक्स वाला हो उससे। जेट विमान से देखें, सबसे ज्यादा जेट विमान से निकलती है 140 से 150। ठीक, तो ये याद रखेंगे। विद्युत धारा, तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इसके मात्रक एम्पियर, तो 1 एम्पियर बराबर कितने कूलम पर सेकेंड? तो 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक, विभवांतर देखिए तो किया गया कार्य का अनुपात प्रभावित हुई आवेश हुआ, इसका विभवांतर उसे कहते हैं। यहां देखते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर, उच्चवाई ट्रांसफॉर्मर और अपचाई ट्रांसफॉर्मर, ये ऐसे ही क्वेश्चन उसमें रहता है। उच्चाई ट्रांसफर और अपचाई ट्रांसफर, तो जो निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदल दे, उस वो उच्चाई ट्रांसफार्मर के द्वारा ये किया जा सकता है, जो निम्न प्रत्यावर्ती धारा को उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदल सकता है। ठीक, और अपचयी ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया जाता है? ये उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव प्रत्यावर्ती धारा में बदल सकता है। तो उच्च को निम्न में अपचय, मतलब अपचय, अपच हो गया, अगर ऐसे कर दिया अपचय, अपच, तो अपचय कब हो? जब ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा विभवांतर से अगर कम करना हो तो अपचय। ठीक, अगर निम्न से उच्च करना हो तो उपचय ट्रांसफार्मर। ठीक, और देखते प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या होता है। तो अगर ये देखें, प्रतिरोधकता विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है वही तो प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, जिससे आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाए तो उसकी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अतः प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताप घटाने में प्रतिरोध घट जाएगा। ऐसे करके याद रखिए, क्योंकि वहां दे दे सेंटेंस में तो वहां कंफ्यूजन बनेगा। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत कम होती है मिश्र धातु में। ठीक, और अर्धचालक देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन, ये प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ताप बढ़ाने पर किसकी कौन कौन सी ऐसी धातु जिसकी, यह बात ही तो हो गया ना भाई, अब बात ही हो गया। अर्धचालक ऐसी है जो प्रति ताप बढ़ाने पर, ऐसे बोल रहा है कि अगर ताप बढ़ाने पर देखे तो सामान्य वस्तु में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घट जाएगी। तो ये तो अपवादी स्वरूप हुआ, तो ये तो यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, यही पूछेगा एग्जाम्पल, उदाहरण, अनुप्रयोग। तो जैसे देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन, ये इसकी प्रतिरोधकता कब घटती है? जब ताप बढ़ाया जाए, और वही ताप घटाया जाए इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। ठीक, तो 20 डिग्री ताप पे कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता बढ़ते क्रम में एवं चालकता घटते क्रम में प्रतिरोधकता बढ़ेगी 20 डिग्री तापमान। चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, मरकरी, कांच, डायमंड और कागज। तो ये बोल रहा है प्रतिरोधकता बढ़ते क्रम में, तो प्रतिरोधकता बढ़ते क्रम में हुआ और चालकता घटते क्रम में। ठीक, तो
सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता शुष्क में, और सबसे घटते चालकता बोले तो वो भी शुष्क में। ठीक, ये देखिए ताप, ये चार्ट में दिया हुआ, ये देखिए तो जब चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता, जब जो चालक पदार्थ होगा अगर उसमें ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ठीक, और वही ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, चालकता। ठीक, तो किसी चालक वस्तु में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, ध्यान रखेंगे, और चालकता घट जाएगी। और वही अर्धचालक में देखेंगे वही उल्टा हो जाएगा, प्रतिरोधकता घट जाएगी लेकिन चालकता कम हो जाएगी। और विद्युत अपघट्य पदार्थ में देखें तो ये अर्धचालक की गुण ही प्रदर्शित करेंगे, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घट जाएगी और चालकता बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अब देखते हैं कि मतलब किस उपकरण में किसका प्रयोग किया जाए और इस धातु के गुण क्या है, किस कारण से उपयोग किया जाता है। तो इसे अगर बड़ा किया जाए, मतलब थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आपको दिखे सही से। ये देखिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग हीटर, ब्लोअर, इमर्सन रॉड इत्यादि में क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक इसके गुण है। नाइक्रोम के गुण क्या हुए, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। ठीक, इसलिए इसे हीटर, ब्लोअर, इमर्सन रॉड में प्रयोग किया जाता है। ठीक, टंगस्टन, इसे विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये अति उच्च गलनांक ये गुण प्रदर्शित करते हैं और उच्च प्रतिरोध ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और ये देखिए हाइड्रोजन लाइट में टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, कारण कार्य वाला ये क्वेश्चन बन सकता है, व्याख्या वाला। तो सोडियम के कारण पीला प्रकाश। ठीक, ये इस धातु के मौलिक गुण है। और देखें CFL और ट्यूबलाइट देखें तो ये इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, पारा और फास्फोरस। तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है इस उपकरण में, या इस उपकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, या नाइक्रोम का क्यों किया जाता है, ये सब ऐसे करके क्वेश्चन कितना घुमा के भी पूछे तो अगर ये चार्ट ध्यान रहेगा तो आप सही जरूर करेंगे, कंफर्म सही करके आए। ठीक, तो ये देखिए नाइक्रोम का प्रतिरोध टंगस्टन से ज्यादा होता है, नाइक्रोम का प्रतिरोध टंगस्टन से ज्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे उच्च प्रतिरोध नाइक्रोम का, अति उच्च, सबसे उच्च प्रतिरोध देखिए कौन प्रदर्शित करता है, तो नाइक्रोम, टंगस्टन से भी ज्यादा। लेकिन परंतु गलनांक के बारे में बात करें तो टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से अधिक होता है। तो अति उच्च गलनांक किसका, टंगस्टन का। ठीक, मतलब नाइक्रोम की तुलना। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है अगर साथ में दो दे एक सेंटेंस, अगर वहां अगर याद रहेगा तो बना के निकलेंगे, सही करके आएंगे। नहीं याद रहेगा तब ना कंफ्यूजन होगा, याद रहेगा तब क्या दिक्कत है। यहाँ देखिए 10 की घात, मतलब ये घात पूछा जाता है कभी कभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसीलिए इसे ले आए जो याद रखने के लिए। तो अगर देखें, अगर पूछता है ना कि A2 निम्नलिखित में विचार कीजिए, A2 की 10 की घात का मान क्या है, तो 10 के पावर और क्रमशः मिलाने के लिए भी दे देगा, ऐसे भी बना सकता है। तो A2 10 के पावर -18, फेंटो 10 के पावर -15, पीको 10 के पावर -12, नैनो 10 के पावर 9, माइक्रो 10 के पावर 6, मिली 10 के पावर 3, सेंडी 10 के पावर 2 और डेसी 10 के पावर 1। ठीक, अब जल्द डेका। अब ये देखिए डेका 10 के पावर 1, हेक्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9 और टेरा 10 के पावर 12, पेंटा 10 के पावर 15 और एक्सा 10 के पावर 18। ये इनके 10 के प्रति मतलब घात हुए। तो ये घात पूछा जाता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए। अगर बाई चांस अगर पूछा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो सही करके आएंगे, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, याद रखने में क्या दिक्कत है कि नहीं। तो आज अपना ये भौतिकी विज्ञान का क्विक रिवीजन समाप्त हुआ। ठीक, तो आशा कर रहे हैं कि साइंस का पोर्शन अच्छे से कवर हो रहा होगा आप लोगों को, और क्विक रिवीजन भी अच्छे से हम करवा ही रहे हैं। बट आप लोग अगर ये कम अगर लगे, क्योंकि क्विक रिवीजन है ये, तो जो टीचर 20 से 30 क्लास में साइंस पढ़ा, भौतिकी विज्ञान खत्म करता है, उसे हम
3 दिन में मतलब 40-30 मिनट में खत्म कर दे रहे हैं। इसके मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट हमको लगेगा, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन बैंक के हिसाब से करना चाहिए, वही लेके आएंगे। ले आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उस हिसाब से हम ये क्विक रिवीजन करवाएंगे। तो आप वो भी ध्यान रखेंगे। तो अगर आप यहाँ से रिकॉल कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे, अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ बात यहाँ और भी होना चाहिए, तो हाँ, होना चाहिए भाई, होना चाहिए। बट अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो आप नोट्स उल्टाइए और पलट के देखिए, हाँ, तब रिकॉल कर लीजिए। ठीक, तो ये बस रिकॉल के माध्यम से आप रिवीजन कर पाए, इसके लिए ला रहे हैं। ठीक, तो अगर आप कहेंगे रेगुलर क्लास, मैं रेगुलर क्लास की तरह इसे पढ़ा सकता हूँ, मतलब बोल सकता हूँ, बट टाइम, पेपर नजदीक है तो टाइम, टाइम मैनेजमेंट। ठीक, तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा एपिसोड, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, आगे ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाए। ठीक, चलिए, धन्यवाद।